हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। आर्टिकल 350 से 323 के अंदर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। 280 में फाइनेंस कमीशन है। 148 में कहे गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका टाइम पोस्टमार्टम का, इनका काम जो है पोस्टमार्टम का होता है। ये जो है एक्सपेंडिचर होने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं। आर्टिकल 279 ने जीएसटी काउंसिल किया है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई है। उसके बाद हम बात करेंगे यूपीएससी और एसपीएससी में डिफरेंस। तो ये यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, वॉचडॉग है मेरिट का। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन और अदर मेंबर रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने स्पेसिफाई नहीं किया है स्ट्रेंथ कमीशन की, और ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। कोई क्वालिफिकेशन जो है मेंशन नहीं है। ये कहा गया है कि वन हाफ द मेंबर जो है वो पर्सन होने चाहिए जिनके पास एटलीस्ट 10 साल का जो है एक्सपीरियंस है, जिन्होंने वर्क किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। कंडीशन, सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है 65 ईयर या 6 ईयर जो पहले कंप्लीट हो जाए। और एक्सपेंडिचर जो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो मेंबर जो होते हैं ये हो गया अपना इतना कंप्लीट यूपीएससी। स्टेट पीएससी ये रिक्रूटिंग एजेंसी होती है स्टेट लेवल पे, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन और अदर मेंबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई नहीं करता है स्ट्रेंथ कमीशन की, ये गवर्नर के ऊपर छोड़ा गया है, गवर्नर के उसके डिस्कशन के ऊपर छोड़ा गया है। सेम होता है इसका फंक्शन एज यूपीएससी है, क्वालिफिकेशन भी सेम होता है, क्वालिफिकेशन सेम होता है। सर्विस कंडीशन गवर्नर डिसाइड करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है 62 ईयर या 6 ईयर, 6 ईयर या 62 ईयर, अगर 6 साल हो गए या तो 62 ईयर पहले कंप्लीट हो गई एज, ठीक है। उसके अलावा एंटायर एक्सपेंस जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे चार्ज होता है। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वो एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। मेंबर जो है यूपीएससी का वो एलिजिबल है अपॉइंट होने के लिए एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चेयरमैन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो एलिजिबल है ओनली अपॉइंट होने के लिए एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और मेंबर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो अपॉइंट हो सकते हैं चेयरमैन यूपीएससी के और एसपीएससी के। उसके अलावा मेंबर भी हो सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर भी बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिमूवल की, बात करेंगे मेंबर और चेयरमैन का रिमूवल कैसे होता है। तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी और एसपीएससी इनका रिमूवल जो है प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है मैनर जो है मैनर जो है और ग्राउंड जो है मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ग्राउंड मेंशन है। अगर वो एडजस्ट होते हैं इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट, वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए अपनी ऑफिस में बाई इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये ग्राउंड मेंशन है। और ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, अगर प्रेसिडेंट जो है वो रेफर करते हैं केस सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करती है और बताती है, एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, तो वो एडवाइस जो होती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। उसके बाद बात करेंगे नोट। चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं एसपीएससी के वो रिमूव किए जा सकते हैं ओनली बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर अपॉइंट करते हैं पर रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद बात करेंगे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे यूपीएससी और एसपीएससी रिक्रूटमेंट। तो यूपीएससी जो है ऑल इंडिया सर्विस में रिक्रूटमेंट करती है, सेंट्रल सर्विस में भी रिक्रूट करती है। एसपीएससी जो स्टेट लेवल पे स्टेट सर्विस के लिए रिक्रूट करती है, स्टेट सर्विस के लिए रिक्रूट करती है। एसपीएससी जो है स्टेट लेवल पे रिक्रूट करती है। एडवाइजरी फंक्शन की बात करती है तो ये एडवाइस करते हैं सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोशन में और डिसिप्लिनरी एक्शन में। जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ये असिस्ट करती है स्टेट को अगर रिक्वेस्ट करते हैं वो, अगर दो और मोर स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं तो ये फ्रेम करती है, ऑपरेट करती है जॉइंट रिक्रूटमेंट में किसी भी सर्विस के जॉइंट रिक्रूटमेंट में। फिर एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है प्रेजेंट करते हैं एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन में रिस्पेक्टिवली। जुडिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे तो यूपीएससी और एसपीएससी का जुडिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर और अर्लियर, जैसे प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगता है। कंपोजिशन की बात करें चेयरपर्सन होते हैं, 4 अदर मेंबर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट ने किया है फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई किया है फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। जो चेयरमैन है वो एक्सपीरियंस है, उन्हें पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 अदर मेंबर की बात करेंगे तो 4 अदर मेंबर में एक पर्सन जो है जज होने चाहिए और एलिजिबल होने चाहिए, जज क्वालिफाइड होने चाहिए एज जज अपॉइंट होने के लिए हाई कोर्ट के। दूसरे पर्सन जो है जिनके उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, अकाउंट की, गवर्नमेंट के। तीसरे जो है उनके वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर का और एडमिनिस्ट्रेशन का। चौथे जो है उन्हें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। फिर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे तो जितना स्पेसिफाई करते हैं प्रेसिडेंट उतना टर्म ऑफ ऑफिस रहता है। एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, एलिजिबल है, ठीक है। यूपीएससी कैसे हमने पढ़ा था वो एलिजिबल नहीं थे, ये जो है एलिजिबल है।
फंक्शन की बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन जो है वो रिक्वायर्ड है रिकमेंडेशन देने के लिए प्रेसिडेंट को फॉलोइंग मैटर में, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स ग्रांटी रेट की बात है आर्टिकल 275 के अंदर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और अगर ऑगमेंट करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट सप्लीमेंट करने के लिए जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के रिसोर्स है स्टेट में, तो वो उसके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा एनी अदर मैटर जो उन्हें प्रेसिडेंट रेफर करे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अदर फंक्शन की बात करेंगे तो कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, जो वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बीच सामने उसे रखते हैं, और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम रखते हैं कि जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन दी है उसका क्या किया गया। रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन देती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है और ये बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर, पर एक कन्वेंशन है कि रिकमेंडेशन जो है जनरली एक्सेप्ट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आर्टिकल 148 जो है वो बात करता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफिस होगी, कैग की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। फैक्ट की बात करेंगे तो हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होते हैं। ये वन ऑफ द बुलवर्क है ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। अदर जो है उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी है एक बुलवर्क, इलेक्शन कमीशन है और यूपीएससी है। तो यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। इनका टर्म की बात करेंगे तो 65 ईयर और 6 ईयर जो अर्ली हो जाता है। रिमूवल की बात करेंगे तो जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके उसके उनके जो ग्राउंड और मैनर है उसी मैनर में होता है। तो मैनर क्या है, रिमूव किया जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, रिजोल्यूशन पास किया जाता है पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से। ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। नोट, वो होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस, ये होल्ड नहीं करते ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा पर होल्ड नहीं करते ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनके पास इनके रिमूवल के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सर्विस कंडीशन की बात करेंगे तो वो डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। यहाँ जो सर्विस कंडीशन है कैग के केस में, क्योंकि फाइनेंस के मैटर से डील कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो सर्विस कंडीशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो कैग के ऊपर कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, और कैग की सर्विस कंडीशन भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ये एलिजिबल नहीं है फर्दर ऑफिस के लिए, एलिजिबल अंडर बोथ द सेंट्रल एज स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर ही सीज टू होल्ड ऑफिस। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एंटायर एक्सपेंस जो है इंक्लूडिंग सैलरी अलाउंस और पेंशन जो है के वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और वोटर नहीं किए जाते। पावर एंड फंक्शन की बात करेंगे आर्टिकल 149 के मेन मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को प्रेस्क्राइब करने के लिए ड्यूटी ऑफ पावर। केक की अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने जो है केक ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 लाया है। इससे पहला बात की गई है ऑडिटिंग अकाउंट जो है जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसल्टेटिव फंड ऑफ इंडिया कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट जो है यूनियन के, स्टेट के और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के, वो ऑडिट वो अकाउंट से रिलेटेड ऑडिटिंग होगी। जो रिसीट एक्सपेंडिचर सेंटर और स्टेट के उनकी ऑडिटिंग होगी। अकाउंट जो है अथॉरिटी जो वो उस अकाउंट की ऑडिटिंग करेंगे जिसे प्रेसिडेंट ने कहा है, रिक्वेस्ट की है या गवर्नर ने अगर रिक्वेस्ट की है। रिसीट एक्सपेंडिचर कुछ बॉडीज़ के, जैसे कि जो बॉडीज़ सब्सटेंशियली फाइनेंस की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, गवर्नमेंट की कंपनी से, अगर कोई अदर कॉर्पोरेशन जिसको लॉ में मेंशन है, जहां लॉ में मेंशन है कि इसे ऑडिट किया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। तो पहला ये ऑडिटिंग का फंक्शन करते हैं, दूसरा ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड जिसमें अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ये असर्टेन करते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स जो है और उनकी सर्टिफिकेट जो होती है फाइनल होती है। ये कंप्लाई करते हैं और मेंटेन करते हैं अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट का। ये एक्ट करते हैं एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड पब्लिक अकाउंट कमेटी के, एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड की तरह वर्क करते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी या फाइनेंस कमेटी है। कैग जो है सबमिट करते हैं 3 रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट को, एक तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सिमिलरली कैग जो है सबमिट करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट स्टेट अकाउंट की गवर्नर को, जो वो प्लेस करते हैं बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जो है इसे स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर प्रेजेंट करते हैं। अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंपाइल किया जाता है और मेंटेन किया जाता है कैग के द्वारा। लिमिटेशन की बात करेंगे तो इन प्रैक्टिस कैग जो है फुलफिल करते हैं ओनली द रोल ऑफ ऑडिटर जनरल, और ये कंट्रोलर के रोल परफॉर्म नहीं करते। इनकी एडवाइस जो है रिकमेंडेटरी नेचर की होती है। कैग जो है अगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं वेरियस डिपार्टमेंट से तो ये कंसिडरेबल यहाँ कंसिडरेबल डिले होता है, और कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कैग जो है वो इन्फोर्स कर सके अपने ऑर्डर को। इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती। और ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, कैग एक्ट में क्लैरिटी नहीं है तो कोई बाउंड्री नहीं है डिफाइन की गई। कैग ऑडिट की कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं की गई है। लैक ऑफ क्लैरिटी है कैग एक्ट में, लैक ऑफ क्लैरिटी है तो कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं की गई है कैग की ऑडिटिंग में। और कोई पावर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। सीक्रेट सर्विस जो है उनकी एक्सपेंडिचर के लिए कोई बाउंड्री नहीं है और कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इनके पास। जो कहेंगे से जो सीक्रेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि इतना खर्चा हुआ है, उन्होंने उसकी वो दे दी एक्सपेंडिचर तो स्लिप, तो उन्हें वो माननी पड़ेगी। उसके बाद बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल के मिशन की बात करेंगे तो इवॉल्व हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्ट्रक्चर
विद इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस। तो इसका मिशन है कि वाइडर कंसल्टेशन से जीएसटी के स्ट्रक्चर को आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करना और इसे यूज़र फ्रेंडली बनाना। विजन ये है कि इस्टेब्लिश करना है हाई स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो विच इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी वेस्टेड विद द पावर टू टेक ऑल मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू जीएसटी। और एक्ट की बात करेंगे आर्टिकल 279A, ये स्टैब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रिकमेंडेशन देती है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द इशूज जो रिलेटेड है जीएसटी से रिलेटेड। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा विद इन द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन constituted by the president order within 60 days from the date of commencement of the constitution 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये आई है 2016 में। फिर कंपोजिशन की बात करेंगे तो चेयरमैन इसके चेयरपर्सन जो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा मेंबर की बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो चार्ज है रेवेन्यू के और फाइनेंस के, और एज अ वाइस चेयरपर्सन होते हैं या तो रेवेन्यू के या तो फाइनेंस के, वो उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा मिनिस्टर जो चार्ज है मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और द मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए गए बाई ईच स्टेट गवर्नमेंट, उसके मेंबर होते हैं। कोरम की बात करेंगे तो कोरम जो है हाफ ऑफ द टोटल मेंबर जीएसटी काउंसिल के। डिसीजन मेकिंग बात करेंगे तो एवरी डिसीजन जो है काउंसिल की मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर, 3/4 की मेजोरिटी से वो लिया जाता है। वेटेज की बात करेंगे तो स्टेट के सेंटर का वोट वेटेज है 1/3 का सेंट्रल का वेटेज है और 2/3 जो है वो स्टेट का वेट है, और टोटल मेजोरिटी चाहिए 3/4। तो मतलब सेंटर अकेले चाहे तो कुछ पूरे स्टेट भी एक साथ आ जाए, अगर सेंटर की वो नहीं है कंसेंट नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। अगर सेंटर अकेला चाहे और स्टेट ना चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। फंक्शन की बात करेंगे तो जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स से सरचार्ज जो है जो लेवी किया गया है यूनियन के द्वारा, स्टेट और लोकल बॉडीज जो है द टैक्स सेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन स्टेट और लोकल बॉडीज विच में भी सब्ज्यूम अंडर जीएसटी। तो ये रिकमेंडेशन देती है टैक्स सेस और सरचार्ज के बारे में रिकमेंडेशन देती है। ये गुड्स एंड सर्विस जो सब्जेक्ट हो और एग्जाम किए गए हैं जीएसटी से एग्जाम किया उसके ऊपर ये रिकमेंडेशन देती है। ये मॉडल जीएसटी लॉ प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपॉर्चनमेंट ऑफ जीएसटी levied on supply in the course of interstate trade commerce और intercourse under article 269 and the principle that govern the replace of supply। तो ये सप्लाई जो होती है जीएसटी की इंटरस्टेट सप्लाई जो होती है गुड्स की और सर्विस की इंटरस्टेट में, उसके रिगार्डिंग ये रिकमेंडेशन देती है। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच द जीएसटी में बी एग्जेम्प्टेड, ये थ्रेशोल्ड रिकमेंड करती है। ये रेट रिकमेंड करती है फ्लोट रेट क्या रहेगा विद द बैंड ऑफ जीएसटी। ये एनी स्पेशल रेट और रेट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज द एडिशनल रेवेन्यू और रिसोर्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी, ये एडिशनल रेट रिकमेंड करती है। स्पेशल रेट और रेट स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकमेंड करती है। ये स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द सम स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन रिकमेंड करती है। उसके अलावा एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड, ये रिकमेंड कर सकती है। एनी अदर मैटर रिकमेंड कर सकती है जीएसटी से रिलेटेड। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड करेगी डेट जब जीएसटी जो है वो लेवी किया जाएगा क्रूड ऑयल पे, पेट्रोलियम पे, डीजल पे, मोटर स्पिरिट पे, नेचुरल गैस एंड एविएशन फ्यूल टर्बाइन पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो पहले हम बात करें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेंशन करता था 1950 में। फिर 1978 में तो एक नॉन स्टेटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनी SC/ST के लिए। फिर रिनेम किया गया इसे नॉन स्टेटरी कमीशन एज अ नेशनल कमीशन फॉर SC/ST रिजोल्यूशन से। फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी जिसे हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये 65th बनी। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है ये एक स्टेटरी बॉडी की तरफ सेटअप हुई 1923 में। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2003 में, इसने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट किया और नेशनल कमीशन फॉर SC बनी, ये आर्टिकल 338 के अंदर, और आर्टिकल 338A के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनी। और जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इससे जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो एक स्टेटरी बॉडी थी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया। अब बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर SC/ST एंड बैकवर्ड क्लास। तो SC के लिए आर्टिकल 338, ST के लिए 338A और बैकवर्ड क्लास के लिए 338B। इनमें बात करेंगे तो कंपोजिशन बात करेंगे चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, इसे भी
ST में भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर, और बैकवर्ड क्लास में भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर। अपॉइंटमेंट इनके प्रेसिडेंट करते हैं, तीनों कैसे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर जो है प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। टेन्योर जो है 3 ईयर का होता है, एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स तक हो सकते हैं, उसके बाद एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स से ज़्यादा अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 2 टर्म्स मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए हो सकते हैं, 2 टर्म्स के लिए हो सकते हैं। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं एक एमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल वर्कर जो बिलोंग करते हैं रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप से, जैसे कि SC ST, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से। वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर जो है वो एटलीस्ट टू शैल बी अपॉइंटेड अमंग दोस्त जो बिलोंग करते हैं रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप से, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ SC में SC कम्युनिटी से होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 अदर मेंबर जो है वो अमंग वुमेन होनी चाहिए, वो वुमेन एटलीस्ट 1 मेंबर वुमेन होनी चाहिए। सैलरी अलाउंस, एवरी मेंबर जो है वो इंटाइटल होते हैं तो सैलरी अलाउंस और सर्विस कंडीशन एज एडमिसिबल एज टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिटरमाइन करे। उसके बाद नोडल मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री नेशनल कमीशन ऑफ SC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आती है। नेशनल कमीशन फॉर ST जो है वो ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ, तो नेशनल SC जो है, नेशनल कमीशन ऑफ SC जो है वो SC ऑफ एंग्लो इंडियन की जो इंटरेस्ट है उनको, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप जो है वो शेड्यूल टाइप के इंटरेस्ट को, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वो सोशल या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनके इंटरेस्ट को। रिपोर्ट या सबमिशन की बात करेंगे तो एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो ऐसी रिपोर्ट को जो है मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ कि उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया, नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, उसके साथ जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। पावर की बात करेंगे तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, ट्राई कर समन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस, रिक्वायर कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिक्वेजिशनिंग ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे तो इनके पास इनके फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट ग्रुप एज मेंशन अबव, तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सभी मैटर को, कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर से लीगल सेफगार्ड को, ये इंक्वायर कर सकते हैं, इनको स्पेसिफिक कंप्लेंट इंक्वायर कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडवाइस करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एवेल्युएट कर सकते हैं डेवलपमेंट को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि कैसे हम उनके जो गवर्नमेंट को जो सेफगार्ड है उसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और इनका वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। सब एडिशनल फंक्शन जो है इंटरेस्ट किए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब विद रिस्पेक्ट टू द मेजर्स टू बी टेकन, ये इन्हें दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दिए गए हैं, तो ये क्या क्या है, ये कन्फर करता है ऑनरशिप राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिगार्डिंग ST जो शेड्यूल ट्राइब है उन्हें जो लीव कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में उन्हें ऑनरशिप राइट दिया गया है। सेफगार्ड करना है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को ओवर माइनर मिनरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स एज पर लॉ, इंप्रूव करना है एफिकेसी ऑफ द रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स ट्राइबल ग्रुप के लिए जो डिस्प्लेस किए गए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। एलिसिट करना है मैक्सिमम कॉपरेशन और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी का प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को, अंडरटेक करना है सोशल अफॉरेस्टेशन, इंश्योर करना है कि फुल इंप्लीमेंटेशन हो प्रोविजन का पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो हम पढ़ चुके हैं पेसा एक्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, फुल इम्प्लीमेंटेशन हो, रिड्यूस करना है और अल्टीमेटली एलिमिनेट करना है प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना है। तो ये एडिशनल कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे रेजिग्नेशन रिमूवल, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन जो है तीनों बॉडीज़ के वो अपना रिमूवल अपनी जो रेजिग्नेशन है राइटिंग में प्रेसिडेंट को देते हैं। चेयरपर्सन जो है रिमूव किए जा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो एडवांस देगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन ऑन द ग्राउंड अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, उन्हें इम्प्रिजन किया गया है, और मोरल टर्पिट्यूड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस जो प्रेसिडेंट जो उसे जिसे कंसिडर करते हैं कि मॉरल टर्पिट्यूड है, ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट में वो अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए बाय बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उन्होंने अब्यूज़ किया अपनी पोजीशन का, तो ऐसी सर्कमस्टांसिस में और उनका फंक्शन करना डेट्रीमेंटल है टारगेटेड ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद बात करेंगे स्पेशल ऑफिसर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिटरमाइन की गई है स्टेट वाइज बेस पे डिटरमाइन की जाती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं जिनकी मदर टंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उनसे डिफरेंट होती है, तो उससे माइनॉरिटी कहते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं। लैंग्वेज जो है माइनॉरिटी ग्रुप की वो नीड नॉट टू बी वन, ये जरूरी नहीं है कि 22 जो लैंग्वेज मेंशन है 8 शेड्यूल में उसी से हो, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है ये इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 350B में। आर्टिकल 350B जो है प्रोवाइड करती है स्पेशल ऑफिसर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा
डेजिग्नेटेड एज अ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इन्हें हम डेजिग्नेट किया गया एज ए कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अफेयर्स के अंदर वर्क करते हैं और ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है प्लेस करते हैं सच रिपोर्ट दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, ठीक है। और इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑल द मैटर जहाँ जो सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करेंगे। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम CBI, CVC, CIC, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, नीति आयोग को हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। CIC 2005 में सेटअप हुई, ये एक स्टेटरी बॉडी है, ये फंक्शन करती है, ये हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है जो देखती है कंप्लेन को और अपील को पर्टेनिंग टू द ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन उसको देखती है। CIC होते हैं कमीशन में, उसके अलावा नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, 10 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, 10 हो सकते, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 1+10। अपॉइंटमेंट की बात करें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, रिकमेंडेशन दी जाती है, एक कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन, उसके अलावा लीडर अपोजिशन होते हैं और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो CIC के लिए 3 मेंबर की कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है। इसका टेन्योर जो होता है 3 ईयर और 65 ईयर, 3 और 65 ईयर, 3 ईयर या 65 ईयर जो अर्ली कंप्लीट हो ये एलिजिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर प्रेसिडेंट जो उसे रिमूव भी कर सकते हैं फॉलोइंग सर्कमस्टांस के अंदर। अगर वो एज इंसॉल्वेंट, अगर वो उन्हें कन्विक्ट किया गया है मोरल टर्पिडिटी के ग्राउंड पे, अगर वो इंगेज है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, अगर वो अनफिट है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइंड ऑफ बॉडी है, अगर वो उनका जो फंक्शन है वो डेट्रीमेंटल है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और उनका अगर वो प्रूव होता है कि वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव होती है तो प्रेसिडेंट तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि हाँ इनका मिसबिहेवियर है तो उस ग्राउंड पे जो है प्रेसिडेंट जो उन्हें रिमूव करती है और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। इनकी सैलरी और अलाउंस जो है वो एज पर 2019 जो RTI रूल है टर्म ऑफ ऑफिस सैलरी अलाउंस CIC के उसके डिटरमाइन होते हैं और SIC का भी उससे से डिटरमाइन होता है। ये सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट। ये हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है जो लुक करती है कंप्लेंट जो दी गई है एंड अपील पर्टेन टू ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर ये रिक्वायर करते हैं, ये रिसीव करते हैं, इंक्वायर करते हैं कंप्लेंट जो पर्सन रिलेटेड टू, अगर कोई पर्सन रिफ्यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन देने से तो वो उसमें इंक्वायर करते हैं, और या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है अगर किसी ने पब्लिक को तो उस पर इंक्वायर करते हैं। अब CVC की बात करेंगे तो CVC 1964 में बनी है, ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनी थी, सांथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था, इसको 2003 में स्टेटरी बॉडी बना दिया। पर CBI जो है 1963 में बनी थी, ये 1964 में CBI की बात बनी है पर ये स्टेटरी है, CBI जो स्टेटरी नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर CVC की और बात करेंगे तो ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो कंप्लेंट जो होती है और डिस्क्लोजर होता है करप्शन का उसे और मिसयूज ऑफ पावर होती है उसे और उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उसको इन्वेस्टिगेट करती है और विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन की बात करती है। इसमें CVC होते हैं प्लस नॉट मोर देन 2 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें रिकमेंडेशन में 3 मेंबर होते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर अपोजिशन होते हैं और यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर थे इसमें, और इसमें यूनियन मिनिस्टर रहते हैं। इसमें 4 और 65 ईयर ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। इनका जो रिमूवल है वो सेम होता है जैसे कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, जैसे कि ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, और ये कन्विक्ट किए गए ऑफिस के द्वारा मोरल टर्पिट्यूड है, इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइंड बॉडी है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में इंगेज है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी ग्राउंड पे इन्हें रिमूव किया जा सकता है। CVC जो है सिमिलर टू दोज ऑफ CVC की जो सैलरी अलाउंस है चेयरमैन ऑफ UPSC की तरह है, और वाइस चेयर विजिलेंस कमिश्नर जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गया, विजिलेंस कमिश्नर जो है उनकी सैलरी जो है मेंबर ऑफ UPSC की तरह है, उनकी सैलरी जो है चेंज नहीं की जा सकती टू देयर डिसएडवांटेज, पर ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो एक्ट करती है, कंप्लेंट जो दी गई है इन्हें और डिस्क्लोज किया गया है एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस जो है उसके बारे में ये इंक्वायर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर 1988 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये सुपरिटेंडेंस करते हैं, सुपरिटेंडेंस ओवर CBI इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उसके बाद हम CBI की बात करेंगे। CBI जो है एक रेजोल्यूशन से बनी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टेटरी बॉडी नहीं है, ये पावर ड्रॉ करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1964 से, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, सांथानम कमेटी की रिकमेंडेशन बनी है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर थी पर फिर इसे ट्रांसफर कर दिया गया, लेटर इट वॉज प्रेफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एज अ अटैच्ड ऑफिस। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुई। मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, प्रिवेंट करने के लिए करप्शन को और मेंटेन करने के लिए इंटीग्रिटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रोवाइड करती है असिस्टेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को।
ये हेड किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा। उसके अलावा इस पे ये असिस्ट किया जाता है, इसे असिस्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। इसे असिस्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इस अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, 3 मेंबर कमेटी होती है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर अपोजिशन, तीनों में लीडर अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर है। इस पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, इस पे यूनियन मिनिस्टर है, उस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सुप्रीम कोर्ट जज जिन्हें रिकमेंडेशन दी हो, जिनके बारे में कहा हो कि इसे ये मेरे ब्याह पे वर्क करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर कहा हो किसी के लिए, कोई अदर जज के लिए, तो वो हो सकते हैं। डायरेक्टर जो है सीबीआई के, वो प्रोवाइड किए गए सिक्योरिटी 2 ईयर की ऑफिस बाय द सीवीसी एक्ट। सीबीआई डायरेक्टर जो रिमूव किए जा सकते हैं मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, ओनली मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे रिमूव किए जा सकते हैं। इनकी सैलरी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो सीबीआई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि इनकी सैलरी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है प्रिवेंट करने के लिए करप्शन को। ये असिस्टेंस देते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, लोकपाल को। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं केस जो होते हैं करप्शन के रिलेटेड, ब्राइबरी और मिसकंडक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, टेकिंग, उसके अलावा ये टेकअप करते हैं केस ऑन द रिक्वेस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट किए तो ये ऐड करते हैं एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल के साथ ये कॉपरेट करते हैं इंडिया में। तो सीबीआई जो कॉपरेट करती है इंटरपोल के साथ। सीबीआई के फॉलोइंग डिवीजन है, एक तो एंटी करप्शन डिवीजन है, दूसरा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, स्पेशल क्राइम डिवीजन है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, पुलिस एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन है। ठीक है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है ये हेड किया जाता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी। ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एसपी और अबव। सीबीआई में रिकमेंडेशन दी जाती है, इसकी कमेटी रिकमेंडेशन देती है। कमेटी कौन होती है, तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं चेयरपर्सन होते हैं उस कमीशन के। उसके अलावा विजिलेंस कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होते हैं। तो ये कमेटी जो है रिकमेंड करती है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे तो सेम होता है इसका फंक्शन एज अ चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वेर एवर यूज इन CIC शुड बी रिप्लेस बाई गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। वहाँ जो है इनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में जहाँ जहाँ मेंशन किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जगह पे वहाँ यहाँ हो जाएगा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की जगह ले लेंगे चीफ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट की जगह लेंगे गवर्नर। बाकी सब फंक्शन और इनका जो ड्यूटी है और रोल सेम रहेगा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का। नीति आयोग की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की बात करेंगे तो ये नीति आयोग एक नीति आयोग फर्स्ट जनवरी 2015 को बना। ये एस्टेब्लिश हुई, रिप्लेस किया इसने प्लानिंग कमीशन को। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टेटरी है, ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पर बनी है। ये प्रीमियर थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये बॉटम अप अप्रोच को प्रमोट करता है रादर देन टॉप डाउन अप्रोच जो प्लानिंग के कमीशन के केस पे थी। ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेस पे है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो इस पर चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन। गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के जिनमें लेजिस्लेचर है। उसके अलावा गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के जहाँ लेजिस्लेचर नहीं है। उसके अलावा एक रीजनल काउंसिल है, पहला चेयरपर्सन हो गया, गवर्निंग काउंसिल हो गया, रीजनल काउंसिल। ये एड्रेस करती है स्पेसिफिक इश्यूज और कंटीजेंसीज जो इम्पैक्ट कर रही है मोर देन वन स्टेट और रीजन। ये कन्वीन की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कंप्राइज करती है चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। उसके बाद बात करेंगे स्पेशल इन्वाइटी एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर जिनके पास डोमेन एक्सपर्टीज है और नॉलेज है, वो इन्वाइट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी है, इसका फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी है। तो ये हो गया नीति आयोग का। कंपोजिशन की बात कर ली हमने। अब नीति आयोग के कंपोजिशन में फर्दर देखें तो एक चेयरमैन है, चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा वाइस चेयरमैन ये अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ मिनिस्टर। फिर मेंबर, फुल टाइम मेंबर की बात करेंगे तो ये एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ मिनिस्टर। पार्ट टाइम मेंबर की बात करेंगे तो मैक्सिमम 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। एक्स ऑफिशियल मेंबर की बात करेंगे तो 4 मेंबर होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जो नॉमिनी किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस चेयरमैन जो थे वहाँ वाइस चेयरमैन थे और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो वाइस चेयरमैन जो है अपॉइंट किए जाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और ये होल्ड करते हैं रैंक ऑफ मिनिस्टर। और ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये सेक्रेटरी की रैंक होल्ड करते हैं। और लास्ट है सेक्रेटेरिएट। अब स्पेशल विंग की बात करते हैं नीति आयोग के, तो रिसर्च विंग है जिसके पास इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टीज रहती है। रिसर्च विंग है, पहला रिसर्च विंग है। दूसरा कंसल्टेंसी विंग है जो फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक नेशनल और इंटरनेशनल एज पर द रिक्वायरमेंट कंसल्टेशन के लिए है। और तीसरा है टीम इंडिया विंग है जो कंप्राइज करता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट इन मिनिस्ट्रीज।
उसके बाद बात करेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ नीति आयोग, अटैच्ड ऑटोनोमस ऑफिस। तो कौन सी है? एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो NILERD, और दूसरा है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, DMEO। तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। उसका नाम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 से सेंट्रल लेवल पे NHRC और स्टेट लेवल पे SHRC टिल डेट। नॉट एवरी इंडियन स्टेट, सभी इंडियन स्टेट में SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2019 को इन्हें किया गया है बनाने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मोर इंक्लूसिव और एफिशिएंट। NHRC और SHRC के डिफरेंस की बात करेंगे तो NHRC अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट को ज़्यादा, इस पर रिकमेंडेशन दी जाती है। 5 मेंबर की एक कमेटी होती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं एक कमेटी जिसमें चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा होम मिनिस्टर भी होते हैं, लीडर ऑपोजिशन लोकसभा में, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन नहीं होते, याद रखना, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो 6 लोग हो गए ना, ये हो गए PM प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन लोकसभा के, राज्यसभा के, उसके अलावा स्पीकर हो गए और डिप्टी चेयरमैन हो गए। और कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। उसके अलावा 1 मेंबर जो होते हैं वो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। उसके अलावा 3 मेंबर जो है उनका स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, और एक जो एटलीस्ट 3 में से एक वुमेन होनी चाहिए। और एक्स ऑफिशियल मेंबर की बात करेंगे तो एक्स ऑफिशियल मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ SC ST बैकवर्ड क्लास वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो यही कमीशन के जो मेंबर है वो एक्स ऑफिसर जो है ये कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो एक्स ऑफिसर मेंबर बन जाते हैं इसके। तो इसमें चेयरपर्सन है, 1 मेंबर है जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उसके अलावा 3 मेंबर होते हैं जिनका स्पेशल नॉलेज होती है। उसके अलावा एक्स ऑफिशियल मेंबर अपने पढ़ा। सैलरी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं इनकी सर्विस कंडीशन, सैलरी अलाउंस। टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है 70 ईयर और 3 ईयर, जो जल्दी हो जाए 70 और 3। रीअपॉइंटमेंट, मेंबर जो है एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, गवर्नर जो है इसमें अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेशन होती है कमेटी की जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑपोजिशन होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं या जज ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं। मेंबर जो होते हैं वो सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं जिनके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पर्सन हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट। सर्विस सैलरी अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की सैलरी अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं। मेंबर जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के उनके टेन्योर जो है टर्म ऑफ ऑफिस जो है 70 और 3, 70 ईयर और 3 ईयर, 70 ईयर और 3 ईयर, 70 साल के हो जाए या 3 साल हो जाए, 3 साल ऑफिस के 3 साल हो जाए या 70 साल की एज हो जाए, दोनों में से जो जल्दी हो गया। उसके बाद मेंबर जो होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, दोनों ही केस में एलिजिबल है। फंक्शन की बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, तो इनके फंक्शन जो है एज फॉलोज। ये इंक्वायर करते हैं वायलेशन ह्यूमन राइट के वायलेशन में और नेग्लिजेंस से प्रिवेंट करने में, वायलेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये सुमोटो ले सकते हैं, अपना एक्शन सुमोटो भी ले सकते हैं। ये इंटरवीन कर सकते हैं इन प्रोसीडिंग में जहाँ एलिगेशन है, एलिगेड वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट का। ये विजिट कर सकते हैं जेल को, डिटेंशन प्लेसेस को स्टडी करने के लिए, लिविंग कंडीशन और रिकमेंड दे सकते हैं। ये रिव्यू कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए रिव्यू कर सकते हैं फैक्टर जो इंक्लूडिंग द एक्ट ऑफ टेररिज्म जो इनहिबिट करते हैं इंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये स्टडी करते हैं ट्रीटीज को, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर में। ये अंडरटेक करते हैं, प्रमोट करते हैं रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा ये स्प्रेड करते हैं ह्यूमन राइट लिटरेसी अमंग द पीपल और प्रमोट करते हैं अवेयरनेस। ये इंकरेज करते हैं एफर्ट NGO का वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। ये इसके अलावा ये अंडरटेक करते हैं अदर फंक्शन जो ये नहीं लगता है कि जरूरी है प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। रेजिग्नेशन की बात करेंगे तो रेजिग्नेशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सबमिट करते हैं अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को, गवर्नर को रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बात करेंगे हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंक्वायर कर सकता है वायलेशन है अगर ह्यूमन राइट का ओनली ऑन द सब्जेक्ट जो मेंशन है स्टेट लिस्ट में और कंक्रीट लिस्ट में, ओनली
case is already being inquired into. However, if any such case is already being inquired by नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेटरी कमीशन, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसे इंक्वायर नहीं करता है। अब रिमूवल की बात करेंगे तो चेयरमैन और मेंबर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये रिमूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही। अपॉइंटमेंट के केस में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अपॉइंटमेंट में गवर्नर रोल प्ले कर रहे थे, पर रिमूवल की बात है तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। तो क्या क्या ग्राउंड है, एक तो एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ठीक है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और पेड एम्प्लॉयमेंट में है, आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड बॉडी, अनसाउंड माइंड है, और स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट, और कन्विक्टेड है, और सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो प्रेसिडेंट की नजर में मोरल टर्पिट्यूड है, और ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी प्रेसिडेंट जो रेफर करते हैं बेटर सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया रिमूवल का कॉज तो, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर एडवाइस किया तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, और फिर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो है और मेंबर जो है, चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो रिमूव हो सकते हैं। लोकपाल लोकायुक्त की बात करेंगे अब।